Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss around 4 questions which I posted in morning of research aptitude which were asked in June 2013. Okay guys, as we have earlier discussed many more previous year question papers, if you people are new, you have not watched my previous video, so please watch my previous video also. Those are very beneficial from the point of view of your NT examination. So let's start our video. A research पेपर इज, देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, रिसर्च पेपर इज। जब तक आपको पता नहीं होगा रिसर्च पेपर तो आप इनमें से नहीं बता पाओगे, क्योंकि सारी चीज़ें ही कुछ ना कुछ आपस में मिलती हुई लगती हैं। ओके, तो हम पहले डिस्कस करते हैं रिसर्च पेपर क्या होता है। देखिए आप लोगों के लिए ही सारे कुछ मैं मेहनत कर रही हूँ, इसलिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए चैनल का, बाकी आपकी मर्जी है। ओके, देखिए रिसर्च पेपर होता क्या है। रिसर्च पेपर इज एन एक्सपेंडेड एसे, ओके, दैट प्रेजेंट योर ओन इंटरप्रिटेशन। रिसर्च पेपर एक एक्सपेंडेड एसे होता है जो हमारी खुद की इंटरप्रिटेशन, खुद हम क्या सोचते हैं, खुद हम क्या इवेल्युएट करते हैं, खुद हमारे क्या विचार हैं, हमारे क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इन फैक्ट दिस गाइड इज designed to help you navigate the research voyage through developing a research question and thesis, doing the research, writing the paper and correctly documenting your sources। देखिए रिसर्च पेपर ये होता है, जब हम पीएचडी करने इनरोल होते हैं तो हमसे रिसर्च पेपर मांगे जाते हैं। ठीक है, पीजी वगैरह में भी किसी किसी ने किया होगा। तो रिसर्च पेपर बेसिकली यही होता है कि हमें किसी भी टॉपिक पे या जो भी हमारा होता है टॉपिक से रिलेटेड, हम क्या करते हैं, अपने विचार, अपने इंटरप्रिटेशन, अपनी इवेल्युएशन उसमें व्यक्त करते हैं। ओके, दैट इज रिसर्च पेपर। कहीं से कुछ कॉपी कट पेस्ट करके नहीं करते हैं, हम खुद अपनी चीज़ों को उसमें जो हम सोचते हैं, अपने विचार उसमें व्यक्त करते हैं। दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर रिसर्च पेपर। ये तो बात हुई सिंपल से रिसर्च पेपर की। अब देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या बोलती है। अ सब्सटेंशियल पीस ऑफ एकेडमिक राइटिंग, जो हमारे एक सब्सटेंशियल पीस है, टुकड़ा है कागज का, रिसर्च पेपर, जो कि हमारी एकेडमिक राइटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, एकेडमिक राइटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूजुअली डन एज अ रिक्वायरमेंट फॉर अ क्लास, किया जाता है, ये कब किया जाता है, जब क्लास की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें ऑथर डज इंडिपेंडेंट रिसर्च। ऑथर क्या करता है, इंडिपेंडेंट रिसर्च करता है। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे इंडिपेंडेंट रिसर्च करता है। ठीक है, या फिर किसी टॉपिक पे इंडिपेंडेंट रिसर्च करता है, या कुछ राइट करता है डिस्क्रिप्शन, या फिर अपनी डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइंडिंग ऑफ रिसर्च, मतलब उसने कहाँ से रिसर्च प्राप्त की है। ओके, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी फाइंडिंग्स वो लिखता है। ये होता है बेसिकली रिसर्च पेपर में। रिसर्च पेपर में क्या होता है, एक सब्सटेंशियल पीस ऑफ एकेडमिक राइटिंग होता है हमारा। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि वो बेसिकली किया कब जाता है, क्लास की रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे। ठीक है, जिसमें ऑथर यानी कि अगर मैं रिसर्च पेपर लिख रही हूँ तो ऑथर क्या करता है, एक इंडिपेंडेंट रिसर्च करता है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, या फिर वो क्या करता है, उसने कहाँ से वो डिस्क्रिप्शन लिखता है अपनी फाइंडिंग ऑफ रिसर्च, मतलब उसने कहाँ से क्या प्राप्त किया है उसके बारे में वो मेंशन करता है। दैट इज बेसिकली रिसर्च पेपर। ओके गाइज, अब देखिए रिसर्च पेपर में क्या इंक्लूड होता है। मेन थीम ऑफ पेपर, हमारी थीम क्या है वो हम इंक्लूड करते हैं। मेन थीम, सब थीम्स ना इंक्लूड करके मेन थीम इंक्लूड करते हैं, जिससे रेंडमली कोई देखेगा तो उसे पता चल जाएगा इसका मेन थीम क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोल दिया टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिसर्च एप्टीट्यूड जून 2013 क्वेश्चंस, तो आपको समझ में आ गया दैट इज माय मेन थीम कि हम 2013 के रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके गाइज, अब देखिए रिसर्च क्वेश्चन पोस्टेड, रिसर्च क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं, इट्स सिग्निफिकेंस, मेथोलॉजी एंड द मेन रिसर्च या फाइंडिंग्स, वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेपर, द इंस्ट्रक्शन रीड। देखिए पहला पार्ट जो होता है ना, या पहला पेज जो होता है ना, वो रीड किया जाता है। जैसे हम कोई भी बुक परचेज करने जाते हैं तो हम क्या रीड करते हैं,
फर्स्ट पेज उसके टाइटल का, फर्स्ट पेज हम रीड करते हैं, उसमें देखते हैं कि कितने कितने चैप्टर हैं इंक्लूड, क्या क्या इसमें सब टॉपिक्स कवर हैं। ओके, तो इंस्ट्रक्टर भी क्या करता है, फर्स्ट पार्ट पेपर का रीड करता है, तो वो उसे हमें क्या करना चाहिए, इफेक्टिव बनाना चाहिए। ओके गाइज, बाकी आप सभी को रिसर्च पेपर के बारे में पता है, काफ़ी एस्पिरेंट्स ने आंसर सही भी दिए हैं। ओके, तो ज़्यादा डिस्कशन की नीड थी नहीं, जितनी थी उतनी मैंने बता दी। ओके, अब देखिए, अ रिसर्च पेपर इज अ कॉम्पिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक। किसी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन को हम कॉम्प्लाइट करके लिखते हैं, नहीं, ये तो नहीं है। कंटेन ओरिजिनल रिसर्च एज डीम्ड बाय ऑथर, यही तो मैंने पढ़ा था, मैं ऑथर हूँ, मैंने अपने ओरिजिनल आइडियाज़, ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन, ओरिजिनल एवेल्युएशन, ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन सारी कुछ व्यक्त की हैं अपने पेपर में, दैट इज रिसर्च पेपर। फिर क्या लिखा है, कंटेन पीर रिव्यूड ओरिजिनल रिसर्च और एवेल्युएशन और रिसर्च कंडक्टेड बाय अदर। भाई किसी और की रिसर्च कंडक्ट की गई है, वो आपने अपने में व्यक्त किया, अपने रिसर्च पेपर में इंक्लूड किया, दैट इज नॉट रिसर्च पेपर। ओके, कैन बी पब्लिश इन मोर देन वन जर्नल, ये भी नहीं सही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्यों करेक्ट हुआ, कैसे करेक्ट हुआ गाइज, मैंने बता दिया है। स्टिल आपको कोई डाउट किसी क्वेश्चन में रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझसे पोलाइटली पूछ सकते हो। ओके, कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। देखिए गाइज, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंस या फिर थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने में किसी किसी को प्रॉब्लम आ जाती है एस्पिरेंट को। देखिए, प्रोबेबिलिटी एज अ वर्ड डिफाइन इटसेल्फ की संभावना है किसी के भी आने की। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इतनी सारी चीज़ें रखी हैं, इसमें फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, ओके, और चॉकलेट्स भी हैं और कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं। ओके, तो इसमें से रेंडमली कुछ भी पिकअप किया तो प्रोबेबिलिटी है, हम कह सकते हैं संभावना है किसी की भी आने की या किसी को भी चूज करने की। ओके, दैट इज प्रोबेबिलिटी। अब नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, आपको दो आइटम दे दिए गए हैं या फिर एक ही आइटम आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इसी आइटम को आपको चूज करना है। ओके गाइज, नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, एक ही आइटम दिया है या फिर कोटा दिया है, आपको दो आइटम दिए हैं, बोला गया इन्हीं में से चूज करो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक एंड चिप्स में से ही चूज करिए आप। तो यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी है, कोटा फिक्स है कि इसमें से ही आप चूज कर सकते थे। प्रोबेबिलिटी में क्या था, बेसिकली आपको बहुत सारे खाने के प्रोडक्ट्स दिए थे, उनमें से रेंडमली कुछ भी चूज कर सकते थे। ओके, आई होप छोटा सा एग्जांपल था मेरा ये, थोड़ा सा कंसेप्ट बनाने के लिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ओके, अब देखिए, मैंने कुछ यहाँ पे अभी रिसेंटली नोट्स बनाए हैं तो मैं उन्हें आपको शो करना चाहूँगी। क्या होते हैं प्रोबेबिलिटी और क्या होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी। देखिए, सैम्पलिंग मेथड, ये पूरा हम ब्रीफ में डिस्कस, पूरा डिटेल में डिस्कस यहाँ नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, बट मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। सैम्पलिंग मेथड देखिए, प्रोबेबिलिटी होता है और नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। ओके, मैं बता चुकी हूँ प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या हुआ। देखिए, इसमें से टाइप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है, क्लस्टर सैम्पलिंग होती है, सिस्टमैटिक होती है, स्ट्रेटिफाइड होती है। आप इन चारों को ऑन द टिप याद कर लीजिए। ओके, नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन फ्रेम हुआ यहाँ पे भी, आपके रिसर्च एप्टीट्यूड में भी और कॉमर्स में भी, स्टैटिस्टिक्स में भी नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर, सिस्टमैटिक एंड स्ट्रेटिफाइड। ओके, 3 एस है और सी, ट्रिपल एस एंड सी, आप ऐसे याद रख सकते हो, ट्रिपल एस एंड सी एल याद रख लो क्योंकि इसमें भी कन्वीनियंस है इसलिए। तो आप सैम्पलिंग मेथड की प्रोबेबिलिटी कैसे याद रख सकते हो, ट्रिपल एस, सिंपल, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड एंड सी एल मतलब क्लस्टर। ये आपके क्या हुए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के टाइप्स हुए। नाउ अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो देखिए, कोटा आता है, मैंने बोला ना कोटा फिक्स है, इन्हीं में से आपको चूज करना है, कोल्ड ड्रिंक एंड चिप्स में से ही। ओके, तो कोटा आ गया आपका, है ना, कन्वीनियंस आ गया, कोटा आ गया, कन्वीनियंस आ गया, जजमेंटल आ गया, ठीक है, और जजमेंटल को ही पर्पसिव भी बोलते हैं,
जजमेंटल को ही पर्पसिव भी बोलते हैं, और स्नोबॉल आ गया। ओके, तो ये आपका कोड बना QCOJPS। QCOJPS आप ऐसे 2-3 बार पढ़ोगे QCOJPS तो आपको याद हो जाएगा। Q फॉर कोटा, CO मतलब कन्वीनियंस, J फॉर जजमेंटल, P फॉर पर्पसिव, स्नोबॉल, S फॉर स्नोबॉल। ये आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी हुई। ओके, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि कौन सा मेथड प्रोबेबिलिटी का नहीं है। देखिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब पूछा गया है कि कौन सा मेथड आपका प्रोबेबिलिटी का नहीं है। ट्रिपल एस और CL हमने पढ़ा था, है ना। ट्रिपल एस और CL सिंपल सिस्टमैटिक स्ट्रेटिफाइड इन क्लस्टर, तो सिंपल तो है। ओके, सिंपल तो है। नॉट पूछा गया, सिंपल भी है, और क्या है, स्ट्रेटिफाइड भी होता है, हमने पढ़ा ट्रिपल एस में। क्लस्टर भी होता है, कोटा नहीं होता है, क्योंकि कोटा फिक्स होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। तो सी, ऑप्शन नंबर सी, quota is correct for this particular question. It is not a probability sampling method, it's a non-probability sampling method. Okay guys, now we move on to our next question. Workshop is, अब देखिए वर्कशॉप होती क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। वर्कशॉप क्या होती है, देखिए वर्कशॉप बेसिकली आपकी एक इंटरैक्टिव सेशन होता है। ओके, वर्कशॉप इज एन इंटरैक्टिव सेशन होता है या फिर अफेक्टिव सेशन होता है, जिसमें पूरे दिन या फिर उससे ज़्यादा हम डिस्कशन करते हैं, क्लाइंट्स डिस्कशन करते हैं, रिसर्चर डिस्कशन करते हैं, या फिर अदर पार्टिसिपेंट्स या फिर अदर पार्टिसिपेंट कस्टमर्स, है ना, ये सारे क्या करते हैं, किसी इशू या किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो इंटरैक्टिव या फिर इफेक्टिव डिस्कशन करते हैं। ओके, उनका इंटरैक्शन होता है, वो इफेक्टिव डिस्कशन करते हैं। द प्रोसेस ऑफन combines element of a qualitative research, brainstorming and problem solving। यहाँ पे प्रॉब्लम है। ओके, ये जो आपका प्रोसेस होता है, इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व होता है, क्योंकि क्वालिटी होता है ना, क्वालिटी होनी चाहिए। हम आपसे कुछ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्वालिटेटिव डिस्कस करें, ये नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पुट कर दिए, FB पे भी पोस्ट कर दिए, बट मैंने एक्सप्लेनेशन किसी का नहीं दिया, दैट इज क्वांटिटेटिव। यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैंने पोस्ट किए, 4 का इफेक्टिव अच्छा सा डिस्कशन में दे रही हूँ, दैट इज ए क्वालिटेटिव। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब सब लोग अपने अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपना ब्रेन दौड़ाते हैं, अपने आइडियाज को एक जगह इकट्ठा करते हैं, या फिर अपने आइडियाज को एक जगह इकट्ठा करके जो अच्छा उसमें से निकल के आता है, उससे उस पर्टिकुलर इशू की या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दैट इज वर्कशॉप। ओके, आई होप आपको वर्कशॉप समझ में आ गया होगा अब तक। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया। अब वर्कशॉप के लिए आपको पता चल गया मैंने क्या बताया कि काफ़ी लोग उससे रिलेटेड, जैसे रिसर्चर हैं तो रिसर्चर, कस्टमर है तो कस्टमर, सब इकट्ठा हुए, एक उनका टॉपिक था, कोई भी इशू था, उस पर उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, वो आपकी वर्कशॉप हुई। ये समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या लिखा, अ कॉन्फ्रेंस फॉर डिस्कशन ऑफ टॉपिक। एक कॉन्फ्रेंस है, सिर्फ और सिर्फ ये एक कॉन्फ्रेंस है किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। क्या ये बात सही है? अब आप खुद ही बताइए, क्या ये बात सही है? सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं एक टॉपिक के लिए कॉन्फ्रेंस, तो फिर हम कॉन्फ्रेंस मीटिंग ना कर लेंगे? नहीं सही है। अ मीटिंग ऑन डिस्कशन ऑन टॉपिक नहीं, एक इफेक्टिव या फिर इंटरैक्टिव सेशन होता है जिसमें कि कस्टमर या फिर जो भी मेंबर्स होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या इशू की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो होता है हमारा वर्कशॉप। A class at a college or university in which a teacher and a student discuss a topic, नहीं, ये भी बात नहीं है। टीचर और स्टूडेंट डिस्कस करते हैं एक टॉपिक को, एक क्लास होती है, ये भी नहीं है। अब देखिए, a brief intensive course for a small group emphasizing the development of a skill or technique for solving a specific problem। मैंने बोला ना, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, स्पेसिफिक इशू को सॉल्व करते हैं, दैट इज योर वर्कशॉप। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लास्ट वन इज वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होती है? देखिए वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होती है? वर्किंग हाइपोथेसिस इज अ हाइपोथेसिस दैट प्रोविजनली एक्सेप्टेड एज अ बेसिस फॉर फर्दर रिसर्च इन द होप दैट अ टेनेबल थ्योरी विल बी प्रोड्यूस्ड इवन इफ हाइपोथेसिस
अल्टीमेटली फेल्स। देखिए, वर्किंग हाइपोथेसिस हमारी बेसिकली ये होती है जब हमें पता चल गया कि ये हाइपोथेसिस फेल है, ये हाइपोथेसिस अच्छी नहीं है, मतलब नल आया इसका रिजल्ट, स्टिल हम कुछ उसमें एफर्ट्स डालते हैं जिससे कि कुछ ना कुछ, या फिर फर्दर उस पर हम रिसर्च करते हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ या फिर कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, ओके, उसका आंसर सही नहीं आया, मुझे पता चल गया कि मैंने गलत सॉल्व किया, स्टिल मैं उसमें एफर्ट्स डाल रही हूँ, 2-3 बार मैंने एफर्ट्स किए, तो उससे मैंने कुछ फाइंड किया, तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने क्वेश्चन तो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, अपनी रिसर्च तो कर ली है, मैं फिर से रिसर्च कर रही हूँ कि जिससे कुछ ना कुछ हमें उससे फर्दर इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए। तो वही कुछ मैंने लिख के रखा है। अ वर्किंग हाइपोथेसिस इज अ हाइपोथेसिस दैट्स प्रोविजनली एक्सेप्टेड एज अ बेसिस फॉर फर्दर रिसर्च कर रही हूँ, मैं दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ इन द होप, इस आशा में कि टेनेबल थ्योरी, एक थ्योरी प्रोड्यूस हो जाए, है ना, एक मान्य थ्योरी उससे प्रोड्यूस हो जाए, चूँकि जबकि हमारी हाइपोथेसिस फेल हो गई है तब भी हम चाहते हैं कि एक थ्योरी उससे डेवलप हो जाए। हमारा क्वेश्चन गलत हो गया बट मैं सोच रही हूँ अगर ठीक है गलत हो गया बट कुछ क्लू तो मिल जाए मुझे, दैट इज वर्किंग हाइपोथेसिस। ओके गाइज, आई होप आपको वर्किंग हाइपोथेसिस समझ में आ गया होगा। अब प्रूवन हाइपोथेसिस फॉर एन आर्गुमेंट, नहीं भाई, नॉट रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड, नहीं, टेस्ट तो करते ही हैं। अब प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च, हाँ ये बात सही है, प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च, वही तो मैंने बोला है कि फर्दर रिसर्च के लिए भी एक्सेप्टेड हो, प्रोविजनली हाइपोथेसिस हो हमारी, ओके। साइंटिफिक थ्योरी, नहीं, ये भी बात सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आपको गाइस क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये सारी मीनिंग, वर्कशॉप क्या है, वर्किंग हाइपोथेसिस क्या है, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग क्या है, इससे क्वेश्चन आएगा तो आप इस बार गलत नहीं करोगे। और रिसर्च पेपर क्या है, ये सारा कुछ देखिए, प्रीवियस ईयर मैंने काफ़ी कुछ करवा दिए, जो बच्चे हैं वो मैं करवा दूंगी, इसके बाद आपको मैं मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करूंगी। ओके गाइज, तो it was in this video, meet you in my next video, till then stay happy and keep learning guys। और वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए तो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ओके गाइज, इफ़ यू आर benefited, ओके। सो मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।